हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है परिवार से रिलेटेड आज जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उस पर जो है आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो परिवार ये एक जो टॉपिक है इससे भी कई प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। तो जो है आज हमारा इस पर डिस्कशन होने वाला है। तो आपको जो है शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है ताकि परिवार से रिलेटेड इनकी परिभाषाओं से रिलेटेड, परिवार की विशेषताओं से रिलेटेड और कितने प्रकार के परिवार हमको देखने को मिलते हैं इस पर जो है आज की वीडियो रहेगी और सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार। जैसे कि अगर हम बात करें परिवार शब्द की, तो परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो परिवार शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो लैटिन भाषा जो है उसका एक शब्द है फैमुलस शब्द, इससे लिया गया है। फैमुलस शब्द से ही फैमिली बनाया गया है और फैमिली का हिंदी मीनिंग परिवार कहा गया है। ठीक है, तो आपको इसमें ये चीज़ याद रखना है कि परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है जिसका अर्थ एक नौकर या सेवक होता है। देखिए फैमुलस का अर्थ की बात हो रही है यहाँ पर कि जो फैमुलस है उसका अर्थ क्या होता है, एक नौकर या सेवक होता है। यहाँ परिवार का अर्थ नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ फैमुलस शब्द जो है जिससे फैमिली बना है और फैमिली का हिंदी मीनिंग परिवार बना हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि फैमुलस का अर्थ एक नौकर या सेवक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं परिवार। तो परिवार को समाज की बुनियादी इकाई कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि समाज में जो जिस प्रकार के परिवर्तन आते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें जो भागीदार होता है वो परिवार होता है। परिवार से ही समाज का जो है विकास होता है। तो अगर हम बात करें परिवार, तो परिवार समाज की बुनियादी इकाई है और परिवार को जो हम इकाई मानते हैं समाज की इकाई किसको कहते हैं, समाज की इकाई परिवार को कहते हैं। उसी तरीके से लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई भी हम किसको कहते हैं, समाज की परिवार को कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखेंगे बालक जो है परिवार में रहता है और परिवार में रहते हुए प्रारंभिक सामाजिक इकाइयां सीखता है, प्रारंभिक सामाजिक तौर तरीके सीखता है परिवार में रहते हुए। एक बालक अपनी प्रारंभिक पाठशाला किसको मानता है या किसको कहा जाता है, तो परिवार को कहा जाता है। बालक की प्रारंभिक पाठशाला किसको कहा जाता है, तो परिवार को कहा जाता है। परिवार में वो जो है बोलने, रहने, उठने, बैठने के तौर तरीके सीखता है। प्रारंभिक पाठशाला परिवार को कही जाती है बालक की। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसलिए परिवार जो है वो समाज की बुनियादी और लघुत्तम इकाई है। यहाँ पर बुनियाद की स्थापना की जाती है। समाज की बुनियाद की स्थापना परिवार से शुरू हो जाती है। उसी के साथ कहें अगर समाज की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है, तो वो भी आपकी परिवार ही कही जाएगी। तो परिवार समाज की बुनियादी लघुत्तम इकाई होती है। प्रारंभिक पाठशाला भी हम परिवार को ही कहते हैं, बालक की प्रारंभिक पाठशाला भी हम परिवार को कहते हैं। वैसे तो आमतौर पर परिवार की परिभाषा के अंतर्गत हम पति, पत्नी, बच्चे और नौकर को एक परिवार के रूप में लेते हैं। यहाँ पर नौकर एक विशेष शब्द आपको याद रखना है, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पति, पत्नी, बच्चे के रूप में भी हम परिवार को मान सकते हैं, परंतु यहाँ पर पति, पत्नी और बच्चे साथ में नौकर भी आप अगर लेते हैं तो वो परिवार के अंतर्गत आ जाता है ना। नौकर भी आपको साथ में लेना है, सेवक भी आपको साथ में लेना है, तो वो परिवार के अंतर्गत आता है। अगर पति, पत्नी और बच्चों इन तीन में से किसी एक की भी कमी पाई जाती है ना, अगर हम परिवार किसको कहेंगे जिसमें पति, पत्नी और बच्चे साथ में नौकर जो जब होता है तो उसको हम परिवार कहते हैं। परंतु अगर पति, पत्नी और बच्चों में से किसी एक भी कम हो जाए या किसी एक की भी कमी होती है, जैसे कि केवल पति और पत्नी है, तो उस स्थिति में हम उसको गृहस्थी कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको फिर हम परिवार नहीं कहेंगे, उसको हम गृहस्थी कहेंगे। तो ये एक विशेष शब्द आपको याद रखना है, क्योंकि किसी एक की भी कमी हो जाती है। अगर मान लो पत्नी है, पति नहीं है और बच्चे हैं, तो उसको भी हम गृहस्थी ही कहेंगे। परिवार कब बनता है, पति, पत्नी और साथ में बच्चे हो, है ना। नौकर भी हो तो एक विशेष परिवार
परिवार बन जाता है। लेकिन फिर भी हम इतना तो याद रख सकते हैं, पति पत्नी और बच्चों के साथ परिवार बनता है। किसी एक की कमी हो जाने पर, किसी एक की कमी हो जाने पर वो गृहस्थी कहलाता है। मतलब कोई भी परिवार गृहस्थी तो बन सकता है, परंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं होते हैं। ये इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। देखिए, गृहस्थी में क्या हो सकता है, पति पत्नी भी हो सकते हैं, बच्चे ना भी हों तो भी हम उसको गृहस्थी ही बोले हैं। लेकिन परिवार बोलने के लिए पति पत्नी और बच्चे तीनों का होना अनिवार्य होता है, तभी हम उसको परिवार कहेंगे। इसी तरीके से सभी गृहस्थी परिवार नहीं हो सकते, लेकिन सभी परिवार गृहस्थी हो सकते हैं। यह आपको याद रखना है कि प्रत्येक परिवार गृहस्थी है, परंतु प्रत्येक गृहस्थी परिवार नहीं है। ये विशेष शब्द है जो आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। तो ये परिवार से रिलेटेड अब कुछ परिभाषाएं हैं, हम इस पर भी डिस्कशन करते हैं। अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा जो है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है परिवार को परिभाषित किया गया है और इनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आरटेट में पूछा गया है, देखिए 2011 में पूछे गए प्रश्न है ये परिवार से रिलेटेड, परिवार की जो परिभाषाएं हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्स एवं हाइजर के अनुसार। बिल्स एवं हाइजर ने परिवार की विशेषता क्या बताई है, या फिर परिवार की परिभाषा क्या उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब इनके अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है। किसके अनुसार? बिल्स एवं हाइजर के अनुसार, जिनके सदस्य आपस में रक्त से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, परिवार जो होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके मध्य आपस में रक्त का संबंध होता है, रक्त संबंध होता है, ब्लड रिलेशन होता है। तो वहीं अगर हम बात करें, परिवार को संक्षिप्त में एक सामाजिक समूह कहा जा सकता है और सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सदस्य आपस में रक्त द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये बात किसने कही है? बिल्स एवं हाइजर ने कही है। अब बिल्स एवं हाइजर की परिभाषा आप याद कैसे रखेंगे? सामाजिक समूह याद रखेंगे। सामाजिक समूह किसने बात कही है? ये कही है बिल्स एवं हाइजर ने। उसके साथ रक्त के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये भी बिल्स एवं हाइजर ने कही है। इतनी परिभाषा को याद रखना, एक साथ इतनी परिभाषाओं को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, परंतु एक शब्द को याद रखना तो लॉजिकल होता है, हम उसको याद कर सकते हैं। सामाजिक समूह, बिल्स एवं हाइजर ने इस शब्द का उपयोग किया है। फिर बात करते हैं मैकाइबर या फिर पेज के अनुसार। मैकाइबर या फिर पेज के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषित किया है, परिवार को उन्होंने क्या कहा है, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, मैकाइबर एवं पेज के अनुसार क्या कहा गया है? परिवार यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है एवं बच्चों का पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये क्या करता है? बच्चों की पालन पोषण की व्यवस्था करता है। कौन? परिवार। परिवार में ही तो बच्चा जो है पोषित होता है, पलता है, फूलता है। तो उसी तरीके से परिवार यौन संबंधों पर आधारित होता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, यौन संबंधों पर आधारित होता है और इसका आकार छोटा होता है। परिवार का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। एवं बच्चों की पालन पोषण की व्यवस्था भी किसके अंतर्गत की जाती है? परिवार में ही तो बच्चे की पालन पोषण की व्यवस्था होती है। तो मैकाइबर एवं पेज में आपको सिंपल सी एक छोटी सी लाइन याद रखना है, परिवार यौन संबंधों पर आधारित होता है। यौन संबंधों की बात किसने कही है? मैकाइबर ने कही है। बिल्कुल याद रख लीजिए कि यौन संबंध, जब भी बात होगी यौन संबंधों की बात किसने कही है? तो मैकाइबर एवं पेज ने कही है। सामाजिक समूह की बात किसने कही है? तो बिल्स एवं हाइजर ने कही है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये आरटेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं क्लेयर के अनुसार। तो क्लेयर ने क्या कहा है कि माता पिता तथा बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। क्लियर ने क्या कहा है? माता पिता तथा बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। मतलब इन्होंने एक सीधी सिंपल बात कही है, संबंधों की व्यवस्था को। ये शब्द आपको याद रखना है। क्लियर की परिभाषा में बाकी कोई शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है। संबंधों की व्यवस्था, संबंधों की व्यवस्था, किसने ये शब्द का उपयोग किया है? तो क्लियर ने इन शब्द का उपयोग किया है ना। माता पिता तथा बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। तो संबंधों की व्यवस्था
न्यूक्लियर, बिल्कुल याद रखना है, यौन संबंधों पर आधारित मैकाइबर एवं पेज, सामाजिक समूह विल्स एवं हाइजर, इस तरीके से याद रखिए आप, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये आरटेट 2011 में ये क्लियर वाला भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। फिर बात करते हैं इलियर तथा मेरिल की परिभाषा क्या बोलती है, और इन्होंने क्या परिभाषित किया है परिवार को। इलियर तथा मेरिन के अनुसार माता पिता तथा बच्चे के मिलने से बना एक सामाजिक संगठन है। क्या है ये? सामाजिक संगठन है। किसके? माता पिता तथा बच्चों के मिलने से बना एक सामाजिक संगठन है। ये बात किसने कही है? इलियर तथा मेरिन ने कही है। अब इसमें आप क्या याद रखेंगे? तो इसमें आप याद रखेंगे सामाजिक संगठन। ये जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन शब्द का उपयोग किसने किया है? इलियर तथा मेरिन ने किया है। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है? एक सामाजिक संगठन है। यहाँ अलग चीज है, देखो यहाँ लिखा है सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह की बात किसने कही है? विल्स एवं हाइजर ने कही है। लेकिन बात करें इलियर तथा मेरिन ने क्या कही है? तो माता पिता तथा बच्चों के मिलने से बना एक सामाजिक संगठन है। तो सामाजिक संगठन की बात इलियर तथा मेरिन ने कही है, ठीक है। इस तरीके से परिभाषाएं आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं लूसी मेयर। लूसी मेयर के अनुसार परिवार किसको कहेंगे? तो परिवार एक गृहस्थी समूह है जिसमें माता पिता तथा बच्चे रहते हैं, जिसमें माता पिता तथा बच्चे रहते हैं। परिवार एक गृहस्थी समूह है। तो गृहस्थी समूह है, तो गृहस्थ समूह है या गृहस्थी समूह है? गृहस्थ समूह है। इस शब्द का उपयोग किसने किया है? तो लूसी मेयर ने किया है। तो देखो आपको शब्दों से परिभाषा याद रखनी है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये लूसी मेयर द्वारा दी गई है, ठीक है। तो आपको शब्द पकड़ लेना है यहाँ पर, गृहस्थ समूह याद रखना है। गृहस्थ समूह लूसी मेयर। यौन संबंधों पर आधारित मैकाइबर एवं पेज, सामाजिक संगठन इलियर तथा मेरिन, इस तरीके से शब्दों को याद रखना है आपको, ठीक है। तो लूसी मेयर ने क्या कहा? परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता तथा बच्चे रहते हैं। ये शब्द गृहस्थ समूह है, लूसी मेयर, बिल्कुल याद रखिए। फिर बात करते हैं कार्वे ने किस प्रकार परिवार को परिभाषित किया है? भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार होता है। तो भारत में परिवार का अर्थ ही संयुक्त परिवार होता है। भारत में जो परिवार का अर्थ होता है वो संयुक्त परिवार होता है। लेकिन कई प्रकार के परिवार, हमको एकल परिवार भी आजकल भारत में देखने को मिल रहे हैं और अधिक मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो कार्वे ने सिंपल सी बात कही है कि भारत में अगर आप परिवार शब्द की बात कर रहे हैं तो संयुक्त परिवार की बात होनी चाहिए, क्योंकि भारत में संयुक्त परिवार ही देखने को मिलते थे। अभी उसमें हमने परिवर्तन हो गया है और अब एकल परिवार भी देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें कार्वे ने, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। ये किसने कहा है? कार्वे में। संयुक्त परिवार की बात कार्वे ने कही है, ठीक है। फिर बात करते हैं C.H. कुले के अनुसार परिवार किसको कहते हैं? परिवार सामाजिक समूह है जिसमें मानव प्रकृति की नर्सरी कहा है, जिसे मानव प्रकृति की नर्सरी कहा है। यहाँ पर आप सामाजिक समूह शब्द याद मत रखना, क्योंकि सामाजिक समूह हम किस में याद रख चुके हैं? वो विल्स एवं हाइजर में याद रख चुके हैं। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे? इसमें आप याद रखेंगे जिसे मानव प्रकृति की नर्सरी कहते हैं, है ना। C.H. कुले के अनुसार परिवार सामाजिक समूह है जिसे मानव प्रकृति की नर्सरी कहते हैं। तो मानव प्रकृति की नर्सरी कहते हैं, मानव प्रकृति की नर्सरी कहते हैं। इन शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया है? तो C.H. कुले द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? C.H. कुले द्वारा किया गया है। मानव प्रकृति की नर्सरी कहते हैं। फिर बात करते हैं मजूमदार द्वारा भी परिवार को परिभाषित किया गया है। किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? वो लिखा हुआ है, परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और रक्त संबंधी सूत्रों में बंधे रहते हैं। ये मजूमदार द्वारा बोले गए शब्द है परिवार के लिए। परिवार उन व्यक्तियों का समूह है
जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और रक्त संबंधी सूत्रों में आपस में बंधे हुए रहते हैं। तो ये इसमें आप एक नॉर्मल सी लाइन याद रखिए, जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये शब्द मजूमदार द्वारा उपयोग में लाए गए हैं। तो जब भी बात आएगी कि एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा मजूमदार की है। शॉर्टकट में याद रखना है, पूरी परिभाषा तो याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो जाता है, मतलब हम इतनी सारी परिभाषा मिक्स हो जाती हैं कई बार, लेकिन शब्द मिक्स नहीं हो सकते हैं। आपको याद रखना है एक ही छत के नीचे, ये बात किसने कही है? मजूमदार ने कही है। मानव प्रकृति की नर्सरी है, ये शब्द किसने कहे हैं? C.H. कुले ने कहे हैं। संयुक्त परिवार है, कॉर्बे ने कही है। लूसी मेयर के अनुसार ग्रस्त समूह है परिवार, ठीक है। और इलियर तथा मेरिन के अनुसार इसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक संगठन कहेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों के द्वारा परिभाषाएं किसके द्वारा दी गई हैं वो आपको याद रखना है। ये कुछ परिभाषाएं थी जो इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको भी याद रख सकते हैं, और आपके पास अगर कोई बुक है उससे आप और भी परिभाषाएं याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिवार की विशेषता। परिवार शब्द ही इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी विशेषताएं भी हमको बहुत सारी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम परिवार की विशेषता की बात करें तो परिवार की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता आती है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति मतलब अगर हम बात करें, सामाजिक संरचना जो बनती है, समाज की जो स्थापना होती है, समाज मजबूत बनता है, समाज जो है शक्तिशाली होता है, वो परिवार से ही शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। तो समाज का केंद्र क्या होता है? समाज का केंद्र परिवार होता है। इसलिए बात कही गई है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है। किसकी? परिवार की। सामाजिक संगठन की स्थापना परिवार से ही शुरू हो जाती है, इसीलिए हम उसको सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति कहते हैं परिवार को। ये एक प्रमुख विशेषता हो जाएगी। सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। बिल्कुल, हर परिवार में अगर हम बात करें, सभी सदस्यों का अपना अपना एक उत्तरदायित्व होता है। जैसे कि बात करें, पिता का उत्तरदायित्व जो होता है वो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत रखना होता है। आजकल हम देखें तो माता पिता दोनों ही आर्थिक स्थिति को बराबर मजबूत रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम माता की बात करें तो घर की स्थिति को बनाए रखने की जो है वो स्थिति को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो माता के अंतर्गत होती है। उसी के प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी एक स्थिति होती है कि उनको जो है एक अच्छा भविष्य तैयार करना है अपने लिए। सबकी अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, ठीक है। तो परिवार में अगर हम बात करें तो परिवार में सभी सदस्यों की अपनी अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, अपना अपना एक जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम कहते हैं सदस्यों का उत्तरदायित्व। प्रत्येक सदस्य परिवार में हर एक व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है और उसका अपना एक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा सदस्यों का उत्तरदायित्व। तीसरी जो विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी भावात्मक आधार। भावात्मक आधार अगर आप देखेंगे तो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से भावना के आधार पर जुड़े हुए रहते हैं, है ना। अगर हम बात करें दूसरे परिवार से तो दूसरे परिवार से हम उतना जो है भाव के रूप में नहीं जुड़े होते हैं जितने सदस्यों के रूप में। परिवार में जो सदस्य होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कितने भाव के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो भावात्मक आधार परिवार में हमको देखने को मिलता है। एक दूसरे के प्रति घृणा तो होती है, साथ ही साथ प्रेम भी होता है। तो वो एक भावात्मक व्यवहार हमको कहाँ देखने को मिलता है? परिवार में देखने को मिलता है। परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्थान है या संस्था है ना। परिवार क्या है? परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। स्थायी भी है और अस्थायी भी है। आप देखेंगे जिस प्रकार से परिवार में कुछ लोगों का जन्म होता है उसी तरीके से परिवार में कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्थायी संस्था भी है और एक अस्थायी संस्था भी है। अस्थायी संस्था हम इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि इसमें परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या किसी कारणों से कुछ लोगों की उसमें मृत्यु भी हो जाती है तो वो अस्थायी हो जाता है। लेकिन परिवार जो है लगातार चलता रहता है। एक पीढ़ी खत्म होती है तो दूसरी पीढ़ी का जन्म हो जाता है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार चलता रहता है। इसलिए हम इसको स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार से ले सकते हैं क्योंकि सदस्य के रूप में ये संस्थान कैसी है? अस्थायी है। लेकिन एक परिवार के रूप में अगर हम देखेंगे, एक पूरे समूह के रूप में अगर हम देखेंगे तो परिवार जो है वो स्थायी
संस्थान है। स्थायी इसीलिए है, भले ही एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है परंतु एक सदस्य का जन्म भी उस परिवार में हो जाता है और इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिवार लगातार चलता रहता है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्थायी संस्थान भी कह सकते हैं। और एक परिवार में अगर आप देखेंगे तो किसी कारणों से, कई कारणों से परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी मृत्यु भी लगातार होती रहती है, तो एक अस्थायी संस्था भी हम इसको कह सकते हैं। इसलिए इसको परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। फिर बात करते हैं सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता की अगर हम बात करें, पांचवा जो पॉइंट हो जाएगा, विशेषता जो हो जाएगी वो हो जाएगी सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब सभी प्रकार की भूमिका होती हैं, सभी प्रकार के सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक परिवार में आपने देखे होंगे, सभी जरूरी नहीं है कि एक ही फील्ड से सभी सदस्य जुड़े होते हैं, सबका अपना अपना रुचि होती है, सबके अपने अपने व्यवहार होते हैं। रुचि के आधार पर परिवार के सदस्य जो है अपनी फील्ड चुनते हैं। फिर उस आधार पर आप देखेंगे सार्वभौमिकता पाई जाती है, सभी अलग अलग कैटेगरी के पाए जाते हैं। कोई बैंक में जॉब कर रहा है तो कोई रेलवे में जॉब कर रहा है तो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, ऐसा कई प्रकार की फील्ड हमको देखने को मिलती है पूरे परिवार में। इसलिए परिवार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कई कई प्रकार के कैरेक्टर भी हमको एक परिवार में देखने को मिलते हैं, इसलिए सार्वभौमिकता पाई जाती है। कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई हंसमुख स्वभाव का होता है, इसलिए सार्वभौमिकता हमको कहाँ देखने को मिलती है, परिवार में देखने को मिलती है। कई कई प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, है ना। और 6 नंबर का जो हमारा विशेषता आती है वो है सीमित आकार। सीमित आकार होता है, सीमित आकार होता है। परिवार का जो आकार होता है वो सीमित होता है। क्यों? क्योंकि लगातार मृत्यु होती जाती है, लगातार व्यक्तियों की उम्र के आधार पर, कई दूसरी स्थिति के आधार पर लोगों की मृत्यु होती है परिवार में और उनका आकार क्या होता जाता है, सीमित रहता है। अगर एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक बच्चे का एक परिवार में जन्म होता है तो जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो परिवार संतुलित बना रहता है। मतलब परिवार की संख्या एकदम से अचानक से बढ़ती नहीं है, आकार उसका सीमित रहता है। मतलब परिवार में अगर किसी व्यक्ति का जन्म भी होता है तो उस परिवार से जो है मृत्यु भी होती है, मतलब लगातार संख्या जो है बराबर बनी रहती है परिवार के अंतर्गत, इसलिए हम उसको सीमित आकार कहेंगे, सीमित बनी रहती है वो, ठीक है। उसी तरीके से फिर आता है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव इसलिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी शिशु का, बालक का जो रचना है, जो सोच है, वो कहाँ से विकसित होती है, परिवार से ही विकसित होती है। क्या सोच रखता है परिवार, जो सोच रखेगा वो बालक, वो शिशु भी वही सोच रखेगा। परिवार के सदस्यों का क्या नेचर रहेगा, क्या वो सोचते हैं, वही नेचर उनके बालक जो होंगे, बालिकाएं जो होंगी, उनके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे और उसी तरीके का व्यवहार उनके शिशु, बालक, बच्चे करते हैं, ठीक है। तो रचनात्मक प्रभाव भी पड़ता है परिवार में। सामाजिक नियंत्रण रहता है, बिल्कुल। सामाजिक नियंत्रण की अगर हम बात करें तो परिवार से ही बनता है, क्योंकि समाज का संगठन, ये समाज का जो निर्माण होता है वो परिवार से होता है। उसी तरीके से समाज को किस प्रकार नियंत्रण रखना है, सामाजिक नियंत्रण जो होता है परिवार से होता है। परिवार अगर समाज के प्रति अच्छा सोचता है तो सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। समाज के, परिवार जो है किस तरीके से अपने समाज की उन्नति के लिए सोच रहा है, किस तरीके से उसको उनको विकसित करने के लिए सोच रहा है ना। तो सामाजिक नियंत्रण जो होता है वो परिवार से ही शुरू होता है, क्योंकि सामाजिक इकाई क्या है, वो परिवार है ना। अगर हम समाज की सामाजिक इकाई बोलें तो वो क्या है, परिवार है। तो सामाजिक नियंत्रण या समाज पे नियंत्रण परिवार के द्वारा ही होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 9वां पॉइंट जो हो जाएगा वंश नाम की व्यवस्था। वंश नाम की व्यवस्था तो आपने देखी होगी कि जो वंश चलते हैं और वंशों के आधार पे ही नाम चलते हैं। कई बार हम देखते हैं कि दादा के नाम पर जो है उनके पोते का नाम रख दिया जाता है ना। आजकल ये थोड़ी सी पुरानी, थोड़ी सी कम हो गई, मतलब इस प्रकार की जो आजकल व्यवस्थाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी हम बात करें, फिर भी कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो वंश है वो लगातार चलता रहता है और वंश के आधार पर नामकरण किए जाते हैं, नामकरण भी रखे जाते हैं, ठीक है। तो दादा के नाम पर जो है पुत्र, पुत्री का नाम रख दिया जाता है, पोता, पोती का नाम दादा के नाम पर रखा जाता है, या फिर दादा का जो कैपिटल अक्षर है उसके आधार पर भी नाम रख दिए जाते हैं। तो इस तरीके की जो है वंश नाम की व्यवस्था हमको परिवार में देखने को मिलती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लगातार चलती रहती है, नामकरण भी उसी आधार पर चलते रहते हैं।
हैं, ये व्यवस्था भी हमको देखने को मिलती है परिवार में। फिर बात करते हैं विवाह तथा यौन संबंधी। बिल्कुल, परिवार में विवाह भी होते हैं और यौन संबंधों पर भी आधारित होते हैं। रक्त संबंधों पर भी तो आधारित होता ही है, परिवार रक्त संबंधों पर भी आधारित होता है और परिवार यौन संबंधों पर भी आधारित होता है, विवाह के आधार पर भी आधारित होता है। जैसे कि हम बात करें माता पिता, तो माता पिताओं के बीच में जो संबंध होता है वो विवाह संबंध होता है। लेकिन हम अगर हमारे पिता के साथ देखें, हम अगर हमारी माता के साथ देखें, तो वो हमारा रक्त संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? रक्त संबंध होता है, रक्त के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन माता पिता जो आपस में जुड़े होते हैं वो विवाह संबंध होता है या फिर यौन संबंध होता है। माता पिता की बात करें तो ये अपने या जो भी पति पत्नी होते हैं वो कैसे होते हैं? यौन संबंधों पर आधारित होते हैं, विवाह संबंधों पर आधारित होते हैं। फिर बात करते हैं आर्थिक बंधन। आप देखेंगे हर परिवार में आर्थिक बंधन होता है। आर्थिक बंधन होता है मतलब एक समय के पश्चात उसको अपने घर में आर्थिक स्थिति सुधारना है। मतलब एक समय तक ही आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको भी आर्थिक स्थिति देखनी है आपकी परिवार की। मतलब एक तरीके का बंधन हमको देखने को मिलता है कि एक उम्र के बाद आपकी इनकम होनी चाहिए, ये आर्थिक बंधन पाया जाता है। ये आर्थिक स्थिति आपको भी आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधारना है, चाहे वो लड़का हो आज की कंडीशन में या वो लड़की हो, दोनों को ही हम जोर देते हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं इस तरीके के परिवार में होते भी हैं सदस्य जो आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। चाहे वो माता हो, पिता हो या बच्चे हो, सभी किसी न किसी रूप में इस चीज पर जोर करते हैं कि घर की स्थिति को किस प्रकार सुधारा जाए, आर्थिक स्थिति को किस प्रकार सुधारा जाए। ये सभी सदस्यों का योगदान होता है आर्थिक स्थिति सुधारने में। ठीक है, तो आर्थिक बंधन भी कहाँ पाया जाता है? परिवार में पाया जाता है। ये कुछ पॉइंट थे जो हमने परिवार के रूप में देखे हैं, परिवार की विशेषता के रूप में देखे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवार वैसे तो हमको दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक विशाल रूप में अगर हम देखें तो परिवार को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एक एकाकी परिवार और एक संयुक्त परिवार। एक एकाकी परिवार और एक संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार मतलब होता है जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, केवल और केवल माता पिता और बच्चे होते हैं, वो एकाकी परिवार कहलाता है। जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी सभी संयुक्त रूप में रहते हैं, बहुत बड़ा परिवार होता है, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, लेकिन भारत में अगर हम परिभाषित करें तो भारत में परिवार का मतलब संयुक्त परिवार ही होता है। लेकिन आज की कंडीशन में आप देखेंगे तो लगातार संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है, संयुक्त परिवार आपस में टूटकर एकल परिवार का रूप धारण कर रहे हैं। बहुत सारे संयुक्त परिवार आपस में कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसी मजबूरियां भी हैं और कई आर्थिक स्थिति के कारण भी संयुक्त परिवार आपस में टूटकर एकल परिवार बन जाते हैं। और एकल परिवार की परिभाषा ये होती है कि माता पिता और बच्चे, ये एकल परिवार होता है। लेकिन माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ये आता है आपका संयुक्त परिवार में। लेकिन हमको भारत में एकल परिवार भी देखने को मिलते हैं और संयुक्त परिवार भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एकल परिवार। एकल परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो एकल परिवार को केंद्रीय परिवार, नाभिक परिवार, मूल परिवार, दंपत्य मूलक परिवार भी कहते हैं। ये सभी एकल परिवार के ही नाम हैं, याद रखना है आपको। एकल परिवार को एकाकी परिवार, केंद्रीय परिवार, नाभिक परिवार, मूल परिवार, दंपत्य परिवार या दंपत्य मूलक परिवार कहते हैं। इतने सारे नाम एकल परिवार के हैं। एकल परिवार मतलब माता पिता और बच्चे। आप देखेंगे कि एकल परिवार की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं तो बहुत सारे हानि भी हैं, लाभ भी हैं और हानि भी है। मतलब एकल परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है। क्यों? आर्थिक रूप से जो एकल परिवार होता है, एकल परिवार में क्या आता है? एकल परिवार में आते हैं माता पिता और बच्चे। आजकल बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच बन गई है कि एकल परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तो ये बात भी सही है कि एकल परिवार में क्या होता है? आत्मविश्वास होता है और स्वयं को करने की इच्छा रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर माता पिता और बच्चे, किसी परिवार में माता पिता और बच्चे हैं, केवल माता पिता और बच्चे हैं,
तो माता और पिता की ही जिम्मेदारी रहेगी या पिता की जिम्मेदारी रहेगी घर की स्थिति को क्या करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना। और केवल घर की स्थिति में माता पिता और बच्चे ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है एकल परिवार की। लेकिन एकल परिवार केवल और केवल आर्थिक रूप से मजबूत होता है, लेकिन जो कंडीशन जब बिगड़ जाती है ना, या किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, उस समय एकल परिवार मजबूत नहीं होता है, उस समय संयुक्त परिवार मजबूत होता है। क्योंकि सभी इकट्ठे हो जाते हैं ना, किसी भी बुरे काम में या किसी भी दुर्घटना में या किसी भी खराब स्थिति में संयुक्त परिवार जो होता है वो मजबूत होता है, उस समय एकल परिवार मजबूत नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो एकल परिवार की अगर हम बात करें तो एकल परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है एक कंडीशन तक ही, लेकिन कंडीशन जब बिगड़ जाती है, आर्थिक स्थिति जब बिगड़ जाती है, उस समय नहीं हो सकता, उस समय केवल संयुक्त परिवार ही खड़ा हो सकता है। क्योंकि उसमें सभी का योगदान होता है, सभी अपने साथ खड़े होते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं बिगड़ने देते हैं या सुधार लिया जाता है। लेकिन एकल परिवार में आप अकेले पड़ जाते हैं। एकल परिवार में जो है बच्चे का पालन पोषण तो अच्छे से हो जाता है, परंतु देख रेख अच्छे से नहीं होती है। क्योंकि एकल परिवार में माता पिता और बच्चे ही होते हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान देने वाले केवल माता और पिता ही हो सकते हैं एकल परिवार में। इसीलिए हम बात करें एकल परिवार में बच्चे का पालन पोषण तो आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि केवल आपके बच्चे को ही पालना है, पोषना है, सारा आय जितनी भी आय है वो केवल आपके बच्चों के लिए है। तो एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण तो अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन एकल परिवार में अगर आप देखेंगे देखभाल बच्चे की अच्छे से नहीं की जा सकती। देखभाल संयुक्त परिवार में ही की जा सकती है, क्योंकि संयुक्त परिवार बहुत बड़ा भी परिवार होता है। उस बच्चे को देखने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए कि वो क्या कर रहा है, इस पर सभी लोगों की नजरें होती हैं। इसलिए संयुक्त परिवार जो होता है वो बच्चे की, संयुक्त परिवार में बच्चे की देख रेख अच्छे से हो सकती है। लेकिन संयुक्त परिवार में अगर हम बात करें, जो बच्चा होता है वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त रूप में पैसे का बंटवारा हो जाता है। जो पैसा होता है वो संयुक्त परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, और जब आय आती है, किसी भी सदस्य की जब आय आती है, तो उस आय का, उस पैसे का बंटवारा सभी सदस्यों में हो जाता है, सभी के बच्चों में हो जाता है। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं संयुक्त परिवार में, लेकिन बच्चे की देखभाल संयुक्त परिवार में अच्छे से हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी आपको हानि भी देखने को मिलेगी, लाभ भी देखने को मिलेंगे। एकल परिवार की बात करें तो एकल परिवार में झगड़े की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन संयुक्त परिवार में झगड़े की संभावना अधिक होती है, क्योंकि सदस्य ज़्यादा होते हैं तो झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। उसी तरीके से एकल परिवार में जो है वो झगड़े की संभावना होती ही नहीं है। ठीक है, एकल परिवार हमको जो है आजकल शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में एकल परिवार देखने को मिलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हमको अधिकांश संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। तो एकल परिवार की अगर हम बात करें, एकाकी परिवार की, केंद्रीय परिवार की, नाभिक मूल परिवार की, ये सारे एकाकी या एकल परिवार के ही नाम बता रहा हूं मैं आपको। तो एकल परिवार की अगर हम बात करें, लगातार भारत में इसकी संख्या बढ़ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो लोग स्वयं के लिए अकेले रहना चाहते हैं, इसलिए माता पिता और बच्चे अलग रहते हैं, है ना, मतलब एक एकाकी परिवार बना लेते हैं। लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति भी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है। अगर मान लीजिए बड़ा भाई खेती किसानी करता है और छोटा भाई को अगर वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो रोजगार लेने के लिए कहाँ आता है? अपने परिवार के साथ शहरी क्षेत्रों में आता है, नगरों की ओर आता है। और नगरों की ओर आता है तो लगातार क्या होता है? संयुक्त परिवार जो पहले साथ में रहते थे, अब छोटा भाई शहर में रह रहा है, बड़ा भाई गाँव में रह रहा है। दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, कई प्रकार की ऐसी कंडीशन आती हैं जिसके द्वारा एक संयुक्त परिवार जो है आपस में टूट जाता है, चाहे वो लड़ाई हो, झगड़े हो, या फिर रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो भी एक संयुक्त परिवार, एक बड़ा परिवार छोटे छोटे परिवारों में विघटित हो जाता है, जिसको एकाकी परिवार कहते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो शहरीकरण हो, शहरीकरण तो आप समझते हैं, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है। रोजगार लेने के लिए लोग क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आते हैं। तो लगातार क्या हो रहा है? औद्योगिकरण भी आप देखेंगे तो शहरों में ज़्यादा औद्योगिकरण है, फैक्ट्रियां हैं, रोजगार है, बहुत सारे अवसर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो है शहरी क्षेत्रों की ओर आते हैं, ये आपका नगरीकरण हो रहा है। इस तरीके से लोग नगर की ओर आ रहे हैं, तो उससे भी जो संयुक्त परिवार हैं
जैसे कि आपने देखा होगा गांव में हमको बहुत संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। तो जो गांव में संयुक्त परिवार है वो लगातार क्या हो रहा है, विघटित हो रहे हैं। अब इन सारी स्थिति को देखते हुए माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक की देखरेख एवं कल्याण विधेयक लाया गया था 2007 में। अब ये चीज समझ लीजिए क्या है, लगातार हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो माता पिता और बच्चे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जो बूढ़े माता पिता हैं उनको छोड़कर अलग हो जाते हैं, उनकी देखरेख फिर कोई नहीं करता है ना। इस तरीके से एकाकी परिवार लगातार अपनी सुविधा के लिए बनते जाते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी माता पिता जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत में ज्यादा एकाकी परिवार ना बनने एक कानून लाया गया था। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक देखरेख, मतलब माता पिता की देखरेख करना है, या जो आपके घर में वरिष्ठ नागरिक है, बड़ा व्यक्ति है, उसकी भी देखरेख आपको करना है। देखरेख कल्याण विधेयक लाया गया था 2007 में। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007 में लाया गया था। आरटेट में एक प्रश्न पूछा गया था। आरटेट राजस्थान के अंतर्गत आप देखेंगे जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, और उस प्रश्न में ये पूछा गया था कि अधिक आपको संयुक्त परिवार कहाँ देखने को मिलते हैं। तो अधिक संयुक्त परिवार हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार हम किसको कहते हैं, जिसमें 3 पीढ़ी होती हैं। 3 पीढ़ी मतलब जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मेरे माता पिता, मेरे पिता के माता पिता और उनके माता पिता, नीचे भी हम देखेंगे तो मेरे पुत्र पुत्री, उनके पुत्र पुत्री और उनके पुत्र और पुत्री, मतलब 3 पीढ़ी देखी जाती है। 3 पीढ़ी आपको देखनी है, या तो आप ऊपर 3 पीढ़ी देखें या फिर आप नीचे 3 पीढ़ी देखें। इसको कहेंगे संयुक्त परिवार। मतलब मैं, मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी, ये क्या कहलाएगा, संयुक्त परिवार कहलाएगा। इसको ही हम संयुक्त परिवार कहेंगे। अगर मैं और मेरे माता पिता हैं केवल, तो वो एकाकी परिवार कहलाएगा। और अगर मैं, मेरे माता पिता और मेरे माता पिता के भी माता पिता अगर हैं, मतलब मेरे पिता के अगर माता पिता हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त परिवार कहलाएगा, है ना। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां इसके अंतर्गत होनी चाहिए, उसको हम संयुक्त परिवार कहेंगे। संयुक्त परिवार मुसीबत के समय मजबूत परिवार होता है, ये याद रखना है। आर्थिक रूप से भले ये मजबूत ना हो क्योंकि पैसे का बंटवारा हो जाता है, लेकिन सबसे अधिक देखरेख, बच्चे का पालन पोषण, बच्चे की देखरेख सबसे अधिक अच्छे तरीके से कहाँ होती है, तो संयुक्त परिवार में होती है। बच्चे को देखने वाले सभी लोग होते हैं, चाचा चाची दादा दादी बच्चे पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन एकल परिवार में हम बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, है ना। भारत में परिवार अर्थ संयुक्त परिवार से है, ये याद रखना। भारत में परिवार शब्द का ही अर्थ संयुक्त परिवार से है। भारत में तो एकल परिवार का कोई अर्थ भी नहीं है, लेकिन लगातार भारत में एकल परिवार का निर्माण हो रहा है, लोग अलग रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कारण हैं उसके, है ना। अब बात करते हैं, जैसे कि मैक्स मूलर ने भी कुछ शब्द कहे हैं। मैक्स मूलर ने कहा है संयुक्त परिवार को भारत की आदिम परंपरा कहते हैं, या आदि परंपरा कहते हैं। मतलब हमारी ये आदि परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार ही रहते हैं। एकल परिवार का हमारे यहाँ कोई नामो निशान था ही नहीं, लेकिन लगातार अब एकल परिवारों का निर्माण भारत में हो रहा है। तो संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा जाता है, ठीक है। ये तो थे आपके 2 प्रकार, परिवार, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। अब देखिए अधिकार के आधार पर भी कुछ परिवार होते हैं। अधिकार तो आप समझते हैं ना, तो अधिकार के आधार पर भी 2 प्रकार के परिवार आपको देखने को मिलते हैं, पितृ सत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार। पितृ सत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार। बात करें अगर हम पितृ सत्तात्मक परिवार की, तो जहां पर पितृ का जो है महत्व होता है, जहां पितृ का महत्व होता है वो पितृ सत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश क्या, लगभग आपको सभी क्षेत्रों में पितृ सत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं, जहां पिता का महत्व होता है ना, पिता की सत्ता होती है, जहां पर पितृ सत्तात्मक परिवार कहलाता है, ठीक है। तो अधिकार के आधार पर 2 होते हैं, एक पितृ सत्तात्मक परिवार और एक मातृ सत्तात्मक परिवार। पितृ सत्तात्मक परिवार जहां पिता का अधिकार होता है, पिता का महत्व होता है। उसी तरीके से होता है मातृ सत्तात्मक परिवार। भारत में कुछ क्षेत्रों में मातृ सत्तात्मक परिवार भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ हमको ग्रामीण क्षेत्र देखने को मिलेंगे जहां माता का अधिकार होता
होता है, माता की सत्ता होती है, मात्र सत्तात्मक परिवार कहलाता है। कुछ मैंने उदाहरण लिए हैं, जैसे कि नायरो जनजाति, केरल में आपको एक नायरो जनजाति देखने को मिलेगी। खासी और गारो, ये भी एक जनजाति है। ये मात्र सत्तात्मक जनजाति है, माता का अधिकार होता है, माता का महत्व होता है ना। तो मात्र सत्तात्मक परिवार नायरो जनजाति में देखने को मिलता है, खासी जनजाति में देखने को मिलता है और गारो जनजाति में देखने को मिलता है। तीनों नाम याद रखना है, इनसे रिलेटेड प्रश्न बनता है। तो ये अधिकार के आधार पर दो परिवार थे। निवास स्थान के आधार पर भी अब आपको हम परिवार बता देते हैं। निवास स्थान के आधार पर परिवार समझ लीजिए, पितृस्थानीय परिवार। निवास स्थान मतलब रहने के स्थान, जो हम रहते हैं ना, उसके आधार पे भी तो परिवार होता है कि नहीं। आप माता के यहाँ रह रहे हैं, आप पिता के यहाँ रह रहे हैं, आप नाना नानी के यहाँ रह रहे हैं, मामा के यहाँ पर रह रहे हैं, या कोई अलग स्थान पर रह रहे हैं, वो उस आधार पर निवास स्थान के आधार पर परिवार होते हैं। तो जैसे कि पितृस्थानीय परिवार है ना, पितृस्थानीय परिवार मतलब जहाँ पर अगर आप देखेंगे पति और पत्नी का जब विवाह होता है, तो पत्नी जब पति के घर रहती है, जब पति और पत्नी का विवाह होता है, वो जो पत्नी होती है वो पति के घर रहती है, तो उसको पितृस्थानीय परिवार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पितृस्थानीय परिवार। भारत में अधिकांश आपको कौन से परिवार देखने को मिलेंगे? पितृस्थानीय परिवार रहते हैं, जहाँ पर शादी हो जाने के पश्चात जो पत्नी होती है वो पति के घर ही रहती है। तो पितृस्थानीय परिवार देखने को मिलते हैं। पितृस्थानीय परिवार को सबसे पहले इस शब्द का उपयोग हेनरी मैन द्वारा किया गया था। पितृ या पितृस्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जहां पत्नी जो है पति के घर रहती है, वो कहलाता है पितृस्थानीय परिवार। हेनरी मैन द्वारा इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किया गया था। फिर आता है आपका मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार का मतलब ये होता है कि जहां पति और पत्नी का विवाह होने के पश्चात पति और पत्नी जो है पत्नी के घर रहते हैं, है ना, पत्नी के घर रहते हैं, मतलब पति जो होता है वो घर जमाई के रूप में रहता है, उसको कहते हैं मातृस्थानीय परिवार। क्या कहते हैं? मातृस्थानीय परिवार। उसी तरीके से नव स्थानीय परिवार तीसरे नंबर पर आता है, नव स्थानीय परिवार। और नव स्थानीय परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जिसमें पति और पत्नी का जब विवाह हो जाता है, तो विवाह के बाद ना तो वो पति के घर पर रहते हैं और ना ही पत्नी के घर पर रहते हैं, वो एक नए स्थान पर रहना शुरू कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके नव स्थानीय परिवार। और ऐसे परिवार हमको हौसा जनजाति में देखने को मिलते हैं। हौसा जनजाति में इस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं कि जब पति और पत्नी का विवाह होता है तो विवाह के पश्चात वो क्या कहते हैं? अलग रहते हैं। ना माता पिता, ना तो लड़के के घर रहते हैं और ना ही लड़की के घर रहते हैं, वो अलग रहते हैं, वो कहलाता है आपका नव स्थानीय परिवार। हौसा जनजाति में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं मातृ पितु स्थानीय परिवार। क्या है? मातृ पितु स्थानीय परिवार। मातृ पितु स्थानीय परिवार का मतलब ये होता है, मतलब एक ऐसा परिवार जिसके अंतर्गत जब पति और पत्नी का विवाह होता है, तो विवाह होने के पश्चात पत्नी अपने घर रहती है और पति अपने घर रहते हैं, परंतु केवल एक बच्चे के पश्चात पत्नी जो है पति के घर आ जाती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मातृ पितु स्थानीय परिवार मतलब मातृ पितु स्थानीय परिवार का मतलब ये होता है कि माता और जो पति और पत्नी होते हैं वो दोनों विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात जो पत्नी है वो अपने घर रहती है और पति अपने घर रहता है, लेकिन जब एक पुत्र हो जाता है या पुत्री हो जाती है तो फिर पत्नी जो है पति के घर रहना शुरू कर देती है। ये मातृ पितु स्थानीय परिवार देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार की परंपरा, ये परंपराएं हैं, इस प्रकार की परंपरा टिब द्वीप में देखने को मिलती है। एक द्वीप है और उस द्वीप का क्या नाम है? टिब द्वीप। तो इस टिब द्वीप में, मतलब द्वीप तो आप समझते हो ना, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो एक द्वीप है जिसका नाम है ट्वीप द्वीप। बहुत सारे द्वीप हैं भारत में, तो ट्वीप द्वीप आपको देखने को मिलेगा जहां पर इस प्रकार की परंपरा देखने को मिलती है। फिर आता है मातुल्य स्थानीय परिवार। मातुल्य स्थानीय परिवार होता है मातुल्य स्थानीय परिवार। मातुल्य का मतलब होता है मामा, मतलब पति और पत्नी की शादी होने के पश्चात ये जो पति पत्नी होते हैं ये पति के मामा के घर रहते हैं, पति के मामा के घर पर रहते हैं, वो कहलाता है मातुल्य स्थानीय परिवार। ऐसा परिवार जिसमें पति और पत्नी का विवाह होने के पश्चात पति और पत्नी जो हैं
पति के मामा के घर रहते हैं, याद रखना, पति के मामा के घर रहते हैं, मातुल्य स्थानीय परिवार कहलाता है। और इस प्रकार की परंपरा या इस प्रकार के परिवार ड्रोबियांडा द्वीप है ना, ये द्वीप का नाम है, ड्रोबियांडा द्वीप में देखने को मिलते हैं। और ये प्रश्न सीटेट 2013 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो मातुल्य स्थानीय परिवार ड्रोबियांडा द्वीप में देखने को मिलते हैं, सीटेट 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। फिर एक आता है आपका द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार किसको कहते हैं? द्विस्थानीय, दोनों स्थान, मतलब पुत्र और जब पति और पत्नी का विवाह होता है तो पति पत्नी जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, पिता के घर भी रह सकते हैं, कुछ दिनों के लिए पिता के अपने घर रह सकती है पत्नी, कुछ दिनों के लिए पति के घर रह सकती है। इसी तरीके से पति कुछ दिनों के लिए अपने घर रह सकता है और कुछ दिनों के लिए पत्नी के घर रह सकता है। द्विस्थानीय परिवार, दोनों स्थान होते हैं, पति यहाँ पे भी रह सकता है, वहाँ पे भी रह सकता है। उसी तरीके से पत्नी भी जो है ससुराल में, मायके में, दोनों जगह रह सकती है, वो कहलाता है द्विस्थानीय परिवार। और इस प्रकार की जो परंपराएं हैं, इस प्रकार के जो परिवार हैं, वो केरल और लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। केरल तो हमारा एक राज्य है ना, और ये भी हमारा जो है एक आपको क्या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप देखने को मिलता है। तो ये भी अब आपको देखने को मिलेगा केरल और लक्षद्वीप में। इस प्रकार की परंपराएं आपको कहाँ देखने को मिलती है और इस प्रकार के परिवार आपको केरल और लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। फिर हो गया ये तो आपका निवास स्थान के आधार पर। फिर मैं बताता हूँ आपको वंश के आधार पर कितने परिवार होते हैं। वंश के आधार पर वंश चलते हैं ना, आपने देखा होगा, या तो पिता का वंश चलता है, या तो माता का वंश चलता है, या दोनों का वंश चलता है। भारत में अधिकांश आपको पिता के ही वंश देखने को मिलेंगे, माता के वंश या फिर दोनों के वंश थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अधिकांश जो वंश चलते हैं, वंश के आधार पर एक पितृ वंश होता है, एक मातृ वंश होता है, एक उभय वंश होता है, दोनों के वंश चल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे वंश के आधार पर एक पितृवंशीय परिवार होता है ना, पितुवंशीय परिवार, मातुवंशीय परिवार और उभयवादी परिवार। मतलब ऐसा परिवार जिसमें पिता का वंश चलता है वो क्या कहलाते हैं? पितृवंशीय परिवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पितृवंशीय परिवार। भारत में सभी क्षेत्रों में आपको पितृवंशीय परिवार ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां आपको मातृवंशीय परिवार देखने को मिलेंगे। कौन से परिवार देखने को मिलेंगे? मातृवंशीय परिवार, मतलब जहां पर माता का वंश चलता है, माता का वंश चल रहा है, नाना नानी ये वाला वंश चल रहा है ना, माता का वंश चलता है, माता के आधार पर वंश चलता है, वो कहलाता है मातृवंशीय परिवार। और इस प्रकार के परिवार नायरो खारो जनजाति में ही देखने को मिलते हैं, है ना। नायरो, खासी और गारो जनजाति में ही आपको देखने को मिलते हैं। कौन से? क्योंकि यहाँ माता का ही तो सत्ता होती है ना, तो माता का ही वंश चलेगा। तो नायरो, खारो और गारो और खासी जनजाति जो है यहाँ पर आपको मातृवंशीय परिवार देखने को मिलता है। और उभयवादी परिवार जिसमें माता का और पिता का दोनों का परिवार लगातार चल रहा है, कभी माता का वंश मान लेते हैं, कभी पिता का वंश मान लेते हैं, वो उभयवादी परिवार कहलाता है। दोनों के वंश लगातार साथ में चलते रहते हैं, उभयवादी परिवार कहलाते हैं। और ऐसे उभयवादी परिवार हमको एडिस्टन द्वीप में देखने को मिलते हैं। एडिस्टन द्वीप में हमको ऐसा परिवार देखने को मिलते हैं। और इनका जो समूह होता है रबीटी समूह के ये परिवार होते हैं, है ना, रबीटी समूह के ये परिवार होते हैं। और एडिस्टन द्वीप में इस प्रकार के परिवार देखने को हमको मिलते हैं। विवाह के आधार पर आपको भली बात ही पता होगा, विवाह के आधार पर किस प्रकार के परिवार होते हैं। विवाह के आधार पर भारत में विवाह के आधार पर एक विवाही और बहुविवाही, एक विवाही केवल एक विवाह होता है, बहुविवाही जिसमें अधिक विवाह हो सकते हैं। दोनों प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं हमको, है ना। एक विवाही भी देखने को मिलेगा और बहुविवाही भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत में विवाह के आधार पर आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही केवल एक ही विवाह होता है, बहुविवाही मतलब अनेक विवाह होते हैं। बहुविवाही में बहुत सारे चलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे बहुपत्निक परिवार, बहुपत्निक बहुत सारी पत्नियां,
है ना। बहुपत्निक विवाह आज सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, परंतु फिर भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सी जनजातियां हैं जिसमें इस प्रकार की परंपराएं पाई जाती हैं। तो बहुविवाही परिवार की अगर हम बात करें तो बहुपत्निक परिवार होता है एक, बहुपत्निक बहुत सारी पत्नियां, बहुपत्निक परिवार मतलब इसमें एक से अधिक पत्नियों का जो है रख सकते हैं और शादी अधिक, यहाँ पर पुरुष जो हैं अधिक शादियाँ कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो है नागा जनजाति है, गौड़ जनजाति है, बैगा जनजाति है, टोंडा जनजाति है, भील जनजाति है, लोसाई जनजाति है। फिर भी ये जो जनजातियाँ ये ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, थोड़े से पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, ऐसी बहुत पिछड़ी जनजातियाँ हैं जिनमें इस तरीके की परंपरा अभी भी हमको देखने को मिलती हैं। बहुपत्निक विवाह, बहुपत्निक विवाह बहुत सारी पत्नियाँ हो सकती हैं, है ना। और ये बहुत सारी पत्नियाँ जो हो सकती है उनके उदाहरण में आपको याद रखना है नागा जनजाति, गौड़ जनजाति, बैगा जनजाति, टोंडा जनजाति, भील जनजाति, लूसाई जनजाति। दक्षिण भारत में एक आपको देखने को मिलेगी नमबुद्दी ब्राह्मणों में भी बहुपत्निक परिवार चलता है। मतलब जो दक्षिण भारत में एक आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे नमबुद्दी ब्राह्मणों में भी हमको बहुपत्नियां देखने को मिलती हैं। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम जो है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इसको समाप्त किया गया है कि हिंदू परिवार में एक विवाह पर्याप्त है, एक ही विवाह पर्याप्त है, एक ही पत्नी या फिर एक ही पति पर्याप्त है। ठीक है, ये 1955 में एक अधिनियम आया था। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है बहुपति परिवार। बहुपति मतलब बहुत सारे पति, बहुपति परिवार। सोचने में ये भी अजीब है लेकिन ऐसी भी चीज़ें हमको देखने को मिलती है ना। बहुपतिक विवाह, है ना, बहुपतिक विवाह जिसमें अधिक पति होते हैं, बहुपति विवाह। ऐसे हमको जो है नायरो टोंडा जनजाति है, नायरो जनजाति है, टोंडा जनजाति है, पंजाब में कुछ क्षेत्र हैं, लद्दाख में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारीय क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग झोपड़ी बना के रहते हैं, वहाँ पर ऐसी परंपराएं देखने को मिलती हैं। बहुपतिक परंपरा जैसे कि बहुपत्निक परंपरा है, एक से अधिक पत्नियाँ ला सकते हैं, उसी तरीके से एक से अधिक पति भी हो सकते हैं। ऐसी परंपराएं हमको नायरो टोंडा जनजाति पंजाब के कुछ क्षेत्रों में और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से ये तो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है जहाँ पर समूह विवाह परिवार कहलाता है। समूह विवाह, समूह में विवाह होता है, मतलब आप समझिए कि इसमें समूह में विवाह हो जाता है, समूह विवाह परिवार कहलाता है। समूह के आधार पर विवाह हो जाता है, 5 जोड़ों का 5 लड़कियों का 5 लड़कों के साथ समूह में विवाह हो जाता है, सभी का साथ में विवाह हो जाता है ना। मतलब समूह विवाह परिवार ये भी आपको देखने को मिलती है। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में अधिकांश ऐसा देखने को मिलता है, भारत में इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, समूह विवाह परिवार। लेकिन हमको ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में इस तरीके के परिवार देखने को मिलते हैं। ये हमारे प्रमुख परिवार थे जो हम विवाह के आधार पर पढ़ते हैं। एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, एक विवाह और बहुविवाह, बहुत सारे विवाह भी हो सकते हैं। उसमें भी बहुपत्निक परिवार है, बहुपत्निक मतलब बहुत सारी पत्नियां हो सकती हैं, बहुपतिक परिवार बहुत सारे पति हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमको परिवार देखने को मिलते हैं भारत के अंतर्गत। कुछ प्रमुख जनजातियां थी, जनजातियों के नाम याद रखना है, इसमें ये परंपराएं पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा क्या बात कही गई है वो भी आपको याद रखना है। परिवार को किस प्रकार से किन किन वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित किया गया है ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ परिवार की विशेषता, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।